क्वेश्चन नंबर 61 देखिए ज़रा। अ सेल हैविंग EMF E and internal resistance small r is connected across a variable resistance capital R। ये हमारे पास एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और इसको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। As the resistance capital R is increased, the plot of the potential difference V across R is given by। ये अगर इस कैपिटल R को 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ये वोल्टेज आ रहा है V, इसका ग्राफ बनाना है कैपिटल R के साथ। ठीक है, बनाते हैं जरा। तो पहले तो ये V फाइंड करते हैं। आप चाहो तो सीधा वोल्टेज डिवाइड रूल भी लगा सकते हो, अदरवाइज पहले करंट निकाल लो। ठीक है, फिर IR से हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा रेजिस्टेंस पर, दैट इज I इंटू R। तो यहाँ से V की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, कितनी, R अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू E। ऊपर नीचे अगर इसको मैं R से डिवाइड कर दूँ तो यही क्या बन जाएगा, E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब वैल्यू देखते हैं ज़रा। जब R की वैल्यू 0 है तो नीचे स्मॉल r बन गया, ऊपर 0, तो ये वैल्यू आ रही है 0। R की वैल्यू जब इन्फिनिटी को टेंड करेगी, ऐसे में R बाई कैपिटल R ये लगभग 0 हो जाएगा, तो ये V की जो है वो E को टेंड करेगा। मतलब VR का ग्राफ एक ऐसा ग्राफ आएगा जिसमें R की वैल्यू 0 होने पे V हमारे पास 0 है, और R जब इन्फिनिटी होगा तो उस टाइम जो टर्मिनल वोल्टेज है वो E को टेंड करेगा। तो इन्फिनिटी पर ये E को टेंड करेगा और शुरुआत में 0 है, ऐसा हमारे पास एक ही ग्राफ नज़र आ रहा है, थर्ड। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62। If power dissipated in the 9 ohm resistor in the circuit shown is 36 watt। इस 9 ohm में पावर दे रखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ohm रजिस्टर पूछा हुआ है। सिंपल सवाल है। तो देखो 9 ohm में हमको पावर दे रखी है और रेजिस्टेंस के लिए अपन पावर क्या लिख सकते हैं, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू कितनी आ गई, यह आ रहा है हमारे पास 9 इंटू 36 से V का वैल्यू आ गया हमारे पास 3 इंटू 6 18 वोल्ट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते हैं, तो 9 और 16 दोनों पे ही वोल्टेज सेम होंगे, तो सीधा I इक्वल टू V/R से करंट निकाल लेते हैं। तो 9 ओम में जाएगा 2 एम्पियर और इसमें जाएगा 3 एम्पियर, तो KCL से इसमें जाएगा 5 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम सीधा सीधा हमको आ गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम कितना हो गया, उसके अक्रॉस करंट इनटू रेजिस्टेंस थे 10 वोल्ट। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। द सेम बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी पूछा है। सवाल क्या है पूछा है, समझिए ज़रा कि ये हमारे पास बोला है कि ये एक सेल है, मान लो, जिसका कुछ EMF होगा, E हमको नहीं पता, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, R ये भी नहीं पता, और बोला जब इसके अक्रॉस हमने 2 ओम लगाया तो इसमें 2 एम्पियर का करंट आया। ठीक है, तो साफ साफ अपन वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हैं, पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप है E बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, I इंटू R इक्वलेंट। ठीक है, अब क्या बोला अगले में कि जब इस सेल के साथ हमने सेम सेल के साथ 9 ओम लगाया तो इसमें करंट आया 0.5 एम्पियर। तो अगेन E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नया I इंटू नया R इक्वलेंट, स्मॉल r पूछा हुआ है। ठीक है, इस 0.5 को मैं एक बार लिख देता हूँ 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते, ये बन जाएगा 4R प्लस 8 इक्वल टू R प्लस 9। तो यहाँ से आ गया 3R इक्वल टू 1, तो R की वैल्यू आ गई 1/3 ओम। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा 1/3 ओम। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस S ओम टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर H। सवाल समझिएगा पहले तो। ये बोला है कि एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस G ओम था, इसमें करंट जाता I। अब हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया।
अब शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे तो आर इक्विवेलेंट कम हो जाएगा, तो करंट चेंज होगा। हम चाहते हैं कि आई का आई ही फ्लो होता रहे, मतलब जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ था पूरे सर्किट का ये जी, उतना ही यहाँ बनाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि सेम करंट तो तभी रहेगा जो सर्किट में रेजिस्टेंस सेम रहे। अब जब तुमने पैरेलल में शंट लगाया तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो उसको फिर से बढ़ा के जी करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स जो है हमने सीरीज में लगा दिया। क्लियर है। अब दोनों में सेम ही करंट जा रहा है, मतलब दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम होना चाहिए, तभी जाके सेम करंट जाएगा। तो बस अपन को क्या करना है कि नया इक्विवेलेंट जो आया है इसको जी के ही बराबर करना है। तो नया इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जी और एस तो हो गए हमारे पास पैरेलल में, और उनके साथ एक्स सीरीज में आ गया, इस दिस इक्वल टू जी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस जी एस अपॉन में जी प्लस एस। तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस, तो जी स्क्वायर अपॉन में जी प्लस एस। इतना रजिस्टेंस जो है हमको सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज टेकन टू बी जीरो, ए का पोटेंशियल जीरो बोला है, द पोटेंशियल एट पॉइंट बी पूछा, बी का पोटेंशियल कितना होगा। तो ए का पोटेंशियल तो अपन को बोला हुआ कि जीरो है। अब हमको बी का पोटेंशियल फाइंड करना, सीधा केवीएल लगाते हैं हम। तो देखो पहले तो करंट निकाल लेते क्योंकि 2 ओम में से हमको करंट नहीं पता। अब ए से बी तक अपन को चलते हैं, वोल्टेज लिखते जाएंगे। तो ए से अगर मैं इस ट्रैजेक्टरी से चलूँगा, यहाँ का आर नहीं पता, क्लियर, तो उसकी बजाय मैं बीच वाले ट्रैजेक्टरी से जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाला जा सकता है। तो यहाँ से 1 एम्पियर आया, इधर 2 एम्पियर गया है, तो पक्का इधर से 1 एम्पियर आया होगा। क्लियर। अब लगाते ज़रा 4 पार्ट ए सी डी बी, ए से लेके बी तक चलते हैं। अपन को रिजल्ट उम्मीद सबको पता होगा ये कि रेजिस्टेंस में अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो वोल्टेज आई आर से ड्रॉप होता है, करंट के अपोजिट में आई आर से इंक्रीज होता है। बैटरी के लिए देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी पोलैरिटी पहले से पता होती है अपन को, ये वाला हाई वोल्टेज पर, ये लो वोल्टेज पे। तो इधर से इधर जाने पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और लो से हाई आने पर वोल्टेज इंक्रीज हुआ है। इसी चीज़ को आप काम में लेते हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं करंट। ठीक है, ए से जब अपन सी तक जाएंगे, ए का वोल्टेज कितना है, वी ए मान लो, बाद में रख देंगे जीरो। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो तो 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ से इधर चलो, करंट के अपोजिट में जा रहे हो तो वोल्टेज गेन होगा, तो प्लस का आई इंटू आर। फिर डी से बी तक जाने में अगेन हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो वोल्टेज रिड्यूस होगा, और ये सब चेंज होकर बी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू आ रही है वी ए प्लस 1, और वी ए हमको जीरो बोला हुआ है, मतलब बी का पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही बात है, किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और लूप लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। बिल्कुल बोथ आर करेक्ट, करेक्ट ही पूछे हुए, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm and gives a full scale deflection of 30 milliampere current. If it is to work as a voltmeter of 30 volt range, the resistance required to be added. एक बार यहाँ पे हल्का सा मैं रिकॉल करा दूँ आपको कि किसी गैल्वेनोमीटर को जब हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं कि ये मान लो गैल्वेनोमीटर है जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है जी ओम, और इसमें से आई जी करंट जा सकता है। तो अभी आई जी इंटू जी स्मॉल वोल्टेज को मेजर कर पाएगा। मैं चाहता हूँ कि लार्ज वोल्टेज मेजर कर पाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आइडियली एच की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, प्रैक्टिकली कहेंगे तो एच वेरी हाई होगा। तो अब ये जो वोल्टेज मेजर कर पाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई जी इंटू नया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो रेंज इसकी बढ़ के वी हो जाएगी। और सवाल ने क्या बोला है, सब कुछ दे रखा है, वी अपन को दे रखा है 30 वोल्ट की रेंज करनी है, पहले करंट जा रहा था 30 मिली एम्पियर, जी की वैल्यू 100 ओम है और एच की वैल्यू पूछी हुई है। तो ये आ गया 1000 इक्वल टू 100 प्लस एच। तो हमको जो सीरीज में जो हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा दैट इज 900 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए जरा। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन इन द फिगर।
देखो पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट पे सवाल है। अगर आपको पोटेंशियोमीटर की थ्योरी नहीं आती है तो पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट और बाकी अदर एक्सपेरिमेंट को हमने हमारे ही इस चैनल पे एक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सब कुछ कवर किया है। तो पहले तो आप चाहो तो वो थ्योरी जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास सर्किट दे रखा है, इसमें मेन सर्किट हो गया, प्राइमरी सर्किट जिसमें बैटरी है, ये एमीटर, ये आर रजिस्टेंस, ये एक्स, और ये सेकेंडरी सर्किट जिसमें हमारे पास एक सेल, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये ए बी जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर है। और साथ में बोल रखा है कि इस वायर ए बी की किसी भी यूनिट लेंथ पर के वोल्टेज का ड्रॉप होता है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है दैट इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी भी एल सेंटीमीटर पे के इंटू एल ड्रॉप आएगा। आगे क्या बोला है, एंड द रीडिंग द एमीटर रीड्स 1 एम्पियर व्हेन टू वे की इज स्विच ऑफ। कि जब ये जो टू वे की लगी हुई है, जब स्विच ऑफ है, मतलब नीचे वाला सर्किट अपने आप में आइसोलेटेड है। तो जब ये आइसोलेटेड है तो इसमें एमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर है, मतलब इस वाली ब्रांच में हमारे पास 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। लेकिन कब, जब नीचे वाला सर्किट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तब भी हो सकता है जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। जब इस गैल्वेनोमीटर में कुछ जीरो करंट आएगा तो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सर्किट जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी, अपने आप में आइसोलेट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, तो आर और एक्स में 1 एम्पियर का करंट होगा। फिर आगे क्या पूछा है, द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल 1 and 2 and 1 and 3 is plugged in are found to be at length L1 centimeter and L2 centimeter respectively. The magnitude of the resistor R and X in ohm कितना होगा, ये पूछा हुआ है। तो समझिए ज़रा कि ये है हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर वाला सर्किट, जिसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गई के वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकेंडरी इस सर्किट को देखना। प्राइमरी सर्किट में क्या है, यहाँ पर ये एक बैटरी है, की ऑन की हुई है, एमीटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आर है और यहाँ एक्स भी है। ठीक है, जब हमने की को 1 2 पे कनेक्ट किया है, मतलब ये वाला कनेक्शन है। ठीक है, तो इस टाइम क्या हुआ है, L1 लेंथ बैलेंस लेंथ मिली है इस पॉइंट सी पर। तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, मतलब नीचे वाला सर्किट अपने आप में इंडिपेंडेंट सर्किट होगा। तो ऐसे में अपन को पता है इसमें करंट 1 एम्पियर है। तो आर पे जो ड्रॉप आएगा ए और सी के अक्रॉस, ए डैश सी डैश, वी ए डैश सी डैश, डेफिनेटली जीरो करंट अगर फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, अगर जीरो करंट है तो पोटेंशियोमीटर के नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन से वी ए डैश सी डैश बराबर होगा वी ए सी के। अब इसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 1 इंटू आर का ड्रॉप आएगा, और पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से एसी पर ड्रॉप आएगा के इंटू L1। L1 मैंने सेंटीमीटर में लिया, ऑलरेडी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये के इंटू L1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R1 की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, आई इंटू आर, ये भी वोल्ट की यूनिट है, ये भी वोल्ट की यूनिट। तो यहाँ से आर की वैल्यू ओम में कितनी आ जाएगी, ऐसे यूनिट में के इंटू L1 ओम। इतना तो हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है। फिर आगे क्या बोला है कि जब इसको यहाँ से हटा दिया और यहाँ कनेक्ट कर दिया तो बैलेंस लेंथ मिली L2। तो अगेन अब मैं कह सकता हूँ ये सी डैश पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो सेम कंडीशन लगाते हुए वी ए डैश सी डैश बराबर हो जाएगा वी ए सी के। अब जीरो डिफ्लेक्शन में ए और एस और सी डैश के अक्रॉस करंट कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा हमारे पास, आई इंटू, इसमें 1 एम्पियर का करंट है अभी आइसोलेटेड होने पर, तो आई इंटू पूरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स, जो कि बराबर होगा ए सी पर ड्रॉप के, मतलब के इंटू L2 के। तो यहाँ से आर प्लस एक्स की वैल्यू आ गई के L2, आर की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो आर की वैल्यू रखने पर के L1 प्लस एक्स इक्वल टू के L2। तो एक्स की वैल्यू आ गई के L2 माइनस L1। तो ये एक्स रेजिस्टेंस होगा, ये आर रेजिस्टेंस होगा, अपन से यही पूछे हुए हैं। तो आर की वैल्यू तो है के L1, पहले आर फिर एक्स है, मतलब पहले आर की वैल्यू ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, और एक्स की वैल्यू के L2 माइनस L1, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी द इलेक्ट्रिक सर्किट शो इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन फॉर इट। ये एक सर्किट दे रखा है और इसमें सब हमको KVL की इक्वेशन दे रखी है। तो एक बार मैं ज़रा नेमिंग कर देता हूँ इसकी, A B C D E F।
कि ठीक है, इधर से I2 आया, I1 आया, तो इसमें करंट जाएगा I1 प्लस I2। अब हमको ये चेक करना है कि कौन सी जो इक्वेशन है वो करेक्ट होगी। तो जरा पहले इक्वेशन देखते हैं। ये रिलेशन है E2 में, E1 में, R2 में और R1 में। मतलब E2 E1 R1 R2, मतलब ये लूप की बात कर रहा है, फॉर लूप CDEF। CDEF के लिए सारी कहानी करते हैं जरा KVL की, ठीक है। तो देखिए, मैं C से स्टार्ट करते। C का वोल्टेज VC मान लिया, और यहाँ से चलते चलते यूँ चल रहे हैं अपन, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास प्लस का E2। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज घटेगा, माइनस I2 R2। फिर अगर वापस आएंगे लौट के तो माइनस E1। करंट के अपोजिट जा रहे हो तो प्लस का I1 R1 बराबर V8C। ये कैंसिल, तो रिलेशन आ गया E2 माइनस I2 R2, सॉरी स्मॉल R2 है, I2 R2 माइनस E1 प्लस I1 R1 बराबर 0। क्या यही इक्वेशन दे रखी है क्या? या प्लस होना चाहिए था, या इसने माइनस दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है वो E2 में और कैपिटल R के साथ है। E2 और कैपिटल R के साथ है, मतलब E2 और कैपिटल R के साथ है, मतलब वो इस लूप की बात कर रहा है हमारे पास, फॉर लूप BDEAB लूप के लिए, ठीक है। इस लूप के लिए चेक करते हैं। BDE फॉर लूप, इसके लिए चेक करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यूँ चलते हैं। तो B एट B, यहाँ से यहाँ तक जाने पर प्लस का E2, फिर यहाँ पे माइनस का I2 R2, फिर यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। तो माइनस, अब इसमें करंट कितना, I1 प्लस I2 इंटू R बराबर B एट B, तो ये कैंसिल, तो ये आ रहा E2 माइनस I2 R2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R बराबर 0। क्या ये इक्वेशन दे रखी है क्या? इसने माइनस E2 में दे रखा है, तो इसको मैं माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस E2 प्लस I2 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R बराबर 0। तो इसमें देखो तो माइनस E2 ठीक है, माइनस I1 प्लस I2 R होना चाहिए था, ये गलत आ गया, प्लस I2 R2 ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे वाला ऑप्शन चेक करते हैं। आगे दे रखा है हमारे पास थर्ड में E1 कैपिटल R और R1 में, E1 कैपिटल R और R1 में, मतलब इस लूप के लिए बात करनी है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन इसके तो ज़रा लगाते हैं अपन। फॉर लूप BCFA के लिए B से स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ भाई, तो B से, B का वोल्टेज BB, यहाँ से इधर जाएंगे तो I1 की करंट की डायरेक्शन में जाना, तो माइनस I1 R1 प्लस का E1। अब जब कैपिटल R में जाएंगे तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R बराबर VB, VB से VB कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R माइनस I1 R1 बराबर 0। क्या ये इक्वेशन दे रखी है? ये तो नहीं है। फोर्थ देखिए, E1 माइनस I1 प्लस I2 R माइनस I1 R, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, ध्यान देना ये हमको दे रखा है 12 ओम पर मीटर, मतलब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्बडा दे रखा है। इट इज़ बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इससे पूरे से हमने 0.1 मीटर रेडियस का एक सर्कल बना रखा है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी कितना होगा? ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, जरा इंडिविजुअल पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इनटू उसकी लेंथ पाई आर, नीचे वाले के लिए भी सेम हो जाएगा हमारे पास 1.2 पाई,
ये भी 1.2 पाई हो गया। अब दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है उनका हाफ, तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.65 ओम, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A student measures the terminal potential difference V of a cell of EMF E and internal resistance R। ये एक सेल है जिसका इंटरनल EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और हम इसका क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज मेजर करना है इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस इस सेल के लिए। और इसके लिए उसने क्या किया है, करंट के साथ इसको मेजर किया है। तो पूछा है कि VI ग्राफ का स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होंगे। ठीक है, तो अगर इसमें किसी भी टाइम पे अगर आई करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना आता है, V बराबर E माइनस IR। आप चाहो तो अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। कैसे, ए और बी के लिए यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज लिखिए। तो इसका वोल्टेज V है, करंट की डायरेक्शन में आओगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा IR से, फिर लॉस से हाई की तरफ जाओगे तो प्लस का E इक्वल टू VB। तो यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ रही है, E माइनस IR टर्मिनल वोल्टेज। अब इसने क्या किया, V का I के साथ ग्राफ बनाया है। तो V को अगर मैं Y पे रख दूं और I की जगह अगर मैं X रख दूं तो ये ग्राफ हो गया Y इक्वल टू माइनस RX प्लस E। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट तो है प्लस का E और स्लोप जो है इसका नेगेटिव में है हमारे पास माइनस R। तो इसने क्या पूछा है, स्लोप कितना होगा माइनस R एंड इंटरसेप्ट कितना होगा प्लस का E। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A cell can be balanced against 110 centimeter and 100 centimeter of the potentiometer wire respectively with and without being short circuited through a resistance of 10 ohm। its internal resistance कितना होगा। तो देखो सेल के लिए क्या होता है, हमारे पास जब भी अपने पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट करके जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है कि जो सेल के साथ शंट में लगाया गया नॉन रेजिस्टेंस R के इंटू L1/L2 माइनस 1, जहाँ पे L1 कितना होता है, L1 है हमारे पास बैलेंस लेंथ जब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, और L2 है हमारे पास बैलेंस लेंथ जब हमने नॉन रेजिस्टेंस लगाया हुआ, और L1 हमेशा L2 से ज़्यादा होता है। अब ये रिजल्ट कैसे आया, इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की एक प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, तो वहाँ से आप पोटेंशियोमीटर के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं सारे चेक कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ से आपको थ्योरी का आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज अगर आपको पहले से आती है तो डेफिनेटली फार्मूला पता होगा आपको। तो मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूँ इसमें, नॉन रेजिस्टेंस लगाया है 10 ओम, और जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया था तो इसकी लेंथ थी L1 की 110 सेंटीमीटर, L2 दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 11/10 माइनस 1 से 1/10, तो ये वैल्यू आ गई 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, 1 ओम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ वायर ऑफ ए सर्टन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%। देखो चेंज काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें वो एरर वाले मेथड नहीं लगा सकते अपन कि परसेंटेज चेंज के लिए डायरेक्ट करने वाले। इफ द न्यू रेजिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स रेस्पेक्टिवली, कितना हो जाएगा। तो ये एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ है L, ठीक है, एरिया है मान लो A। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है हमारे पास ρL/A। मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। अब स्ट्रेच करने से मटेरियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। हाँ, लेंथ अगर तुम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम सेम रखने के लिए क्या होगा, अगर लेंथ अगर बढ़ाओगे, क्योंकि पूरे मटेरियल का वॉल्यूम तो सेम है A इंटू L, तो लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, मतलब वायर पतला होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस R बराबर ρL/A से अगर स्मॉल चेंज है लेस देन 7% से, तो वहाँ पे सीधा अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज R बराबर परसेंटेज L माइनस परसेंटेज A। इस तरीके से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, जैसे एरर से निकालते हैं अपन। क्लियर है, लेकिन चेंज अगर ज़्यादा है तो परसेंटेज चेंज के लिए भाई सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा R फाइनल माइनस R इनिशियल अपन R इनिशियल इंटू 100। ठीक है, सवाल में अपन को 10% का चेंज दे रखा है तो अपन ये फार्मूला तो नहीं लगा सकते, 2-3% के लिए आराम से लगा लेते, तो यहाँ एग्जिट करना पड़ेगा कि ये वायर जिसका एरिया मान लो L है, लेंथ है L, रेजिस्टिविटी थी ρ, हमने इसको खींच के इसकी लेंथ 10% बढ़ा दी, मतलब अब कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी, मतलब 1.1 L हो गई। तो नया एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे में मटेरियल का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जितना 10 लीटर अगर मान लो ये हमारे पास 10 मीटर की पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था तो बाद में भी 10 मीटर क्यों रहेगा।
तो पहले वॉल्यूम था ए इंटू एल, तो बाद में कितना हो जाएगा एरिया ए डैश इंटू 1.1 एल लेंथ, तो नया एरिया आ गया एल बाई 1.1 ए अपॉन 1.1। तो नया रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, तो वो आ जाएगा रो तो सेम रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तो रिगार्डिंग कुछ है ही नहीं कन्फ्यूजन, रो तो सेम रहेगा, खींचने से कॉपर स्टील में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा रो नई लेंथ अपॉन में नया एरिया, तो ये आ गया हमारे पास 1.1 का स्क्वायर मतलब 1.21 रो एल अपॉन ए मतलब 1.21 इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज कितना नज़र आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, पहले आ रहा था 1.21 एक्स्ट्रा आ गया मतलब 21% बढ़ने वाला है, 1.21 टाइम्स हो गया, यही पूछा है इसने। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.21 टाइम्स एंड रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। परसेंटेज चेंज भी पूछा था तो अपन सीधा सीधा निकाल सकते थे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आता, तो वो आता आर की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपन इनिशियल इंटू 100 से 21% का इंक्रीमेंट आता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। इस 4 ओम में 1 एम्पियर करंट है। व्हेन द पॉइंट्स पी एंड एम आर कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्ट सोर्सेज, पी और एम के अक्रॉस से कांस्टेंट वोल्टेज भी लगा हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एम एंड एन बताना, एम और एन के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिंपल सवाल है, आपको इसमें करंट पता है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो, आई इंटू आर से कितना आ जाएगा इसके अक्रॉस 4 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है तो पी और एम के अक्रॉस भी कितना आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट, मतलब ये 4 वोल्ट रहा होगा। अब इस सर्किट को अलग से देख लो, 0.4 और 0.4 पैरेलल में हो जाएंगे 0.25 ओम, इनके साथ 1 ओम लगा हुआ है, और एम और पी के अक्रॉस वोल्टेज दैट इज 4 वोल्ट। आपसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एम एन मतलब 1 ओम पे कितना होगा, सीधा वोल्टेज डिवाइड रूल लगा दो, तो इस 1 ओम पे हमारे पास वोल्टेज कितना आ जाएगा 1 ओम अपॉन में टोटल 1 का रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो ये वैल्यू आ गई, इसको लिख देते हैं अपन 5/4, तो ये आ गया हमारे पास 16/5 से ये वैल्यू हो गई 3.2 वोल्ट। मतलब एम और एन के बीच में 3.2 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट ए 220 वोल्ट। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ द वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू, ठीक है, बॉयल करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पे था वाटर, उसको बॉयल करना और बॉइलिंग टेम्परेचर दे रखा 100 डिग्री सेल्सियस। सवाल समझना पहले तो क्या है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, इसके लिए करंट दे दिया, वोल्टेज दे दिया, मतलब एक तो इसकी इलेक्ट्रिक पावर पता लग गई हमारे पास, आई इंटू वी से इतनी पावर है इसकी वॉट में। अब ये किसी भी टाइम में कितनी हीट दे देगा, कितनी एनर्जी दे देगा, ये पावर इंटू टाइम, कोई कॉन्स्टेंट पावर तो सीधा पावर इंटू टाइम कर सकते हैं। तो किसी भी टाइम में पी इंटू टी पावर दे देगा और उसको काम में लेके अपन का वाटर का टेम्परेचर 20 से 100 तक इंक्रीज किया है। और जब भी किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर अपन चेंज करते हैं तो उसके लिए हीट कैसे लिख सकते हैं, एम एस डेल्टा टी, फिर एस इज द स्पेसिफिक हीट। अब सीधा सीधा बस फॉर्मूला लगाना है। पावर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 इंटू 220, टाइम हमसे मिनट में पूछा है, मास की वैल्यू सब कुछ ऐसा यूनिट में रख देते हैं तो आंसर भी सेकंड में आ जाएगा। मास की वैल्यू 1 kg, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर kg केल्विन, ये डाटा है, याद ही रखते हैं अपन वैसे। डेल्टा टी की वैल्यू 20 से लेकर 100 तक लेके जाना है, मतलब 80 डिग्री बढ़ा दिया। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये 4 से 20 टाइम्स, 20 से 11 टाइम्स, तो टाइम की वैल्यू आ रही है 4200/11 सेकेंड्स। यहाँ से इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड कर दो, इतने मिनट का टाइम आ गया। तो ये आ रहा है हमारे पास 70/11 मिनट, मतलब 6.3 मिनट। तो इस केटल को वाटर को बॉयल करने में 6.3 मिनट का टाइम लगेगा। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 2 ओम रजिस्टर शोन इन द फिगर। इस 2 ओम में 3 एम्पियर का करंट है। द पावर डिसिपेटेड इन द 5 ओम पूछी हुई है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। आप 5 ओम में से या तो आई निकाल लो या उसके क्रॉस वी निकाल लो, फिर वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर से पावर आ जाएगी। मैं आई फाइंड करने वाला हूँ।
तो देखो इसमें 3 एम्पियर का करंट है, तो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, आई इंटू आर से 6 वोल्ट, और पैरेलल में इस पूरे 6 के अराउंड भी 6 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो ये 1 ओम और ये 5 ओम, इनके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कितना है, 6 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना जाएगा, बी बाई आर से 1 एम्पियर। तो पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम आराम से निकाला जा सकता है। कैसे कि यहाँ से 1 एम्पियर आया तो 5 ओम में भी 1 एम्पियर जाएगा, तो पावर हो जाएगी आई स्क्वायर आर से, आई का स्क्वायर इंटू आर से 5 वॉट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2950 इन सीरीज। कि एक 3 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जिसका खुद का रेजिस्टेंस है 50 ओम, और इसके सीरीज में लगा हुआ है 2950 ओम का रेजिस्टेंस। तो अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिविजन्स इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि ये मान लो यहाँ 0 डिवीजन वाला है। अब जैसी करंट आएगा तो इसमें डिविजन से आगे बढ़ेंगे। मैं मान लेता हूँ करंट पर डिवीजन वो है आई नोट, तो किसी भी n डिविजन्स का करंट कितना हो जाएगा, n इंटू आई नोट, ये हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग। ठीक है, तो अब सवाल ने क्या बोला कि जब यहाँ पे 2950 रेजिस्टेंस लगाया तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया, मतलब 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आया, तो करंट हो जाएगा 30 आई नोट। तो 30 आई नोट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास V बाई आर इक्वलेंट पूरे सर्किट का। अब क्या बोला है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन द रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना होना चाहिए। कि अब गैल्वेनोमीटर में हम चाहते हैं कि जो डिवीज़न है वो 30 से 20 हो जाए, मतलब नया करंट विल बी 20 आई नोट। तो यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस आर कितना कहाँ मिलेंगे ये पूछा है। तो नया करंट अपन को पता है 20 आई नोट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ई अपॉन वोल्टेज अपॉन में नया आर इक्वलेंट, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, अपने आप नया सीरीज रेजिस्टेंस आर आ जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कीजिए, तो ये बन जाएगा 3/2 इक्वल टू आर प्लस 50 बाई 3000, सो 9000 इक्वल टू 2R प्लस 100, 2R इक्वल टू 8990। तो आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 4450 ओम। तो नया सीरीज रेजिस्टेंस विल बी 4450, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल पावर डिसिपेटेड इन वॉट इन द सर्किट हेयर। इस पूरे सर्किट में टोटल पावर पूछी है, तो पहले तो सबको हटा के आर इक्वलेंट फाइंड कर लेते हैं। फिर सर्किट में पावर क्या हो जाएगी, V स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट, क्योंकि V पता है। तो 6 और 3 पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 2 ओम। तो ये 2 इसको हटा के पूरा 2 लगा सकते हो। वो 2 और 4 आ गया सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। सप्लाई का वोल्टेज 18 वोल्ट। तो पूरे सर्किट की पावर हो जाएगी V स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट से 54 वॉट। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, 3 रेजिस्टेंस PQR ईच ऑफ 10 ओम एंड एन अननोन रेजिस्टेंस एज फ्रॉम द 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की गई है कि इसमें PQR और यह S आर्म जो लगी हुई इसमें रेजिस्टेंस है S। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब बोला क्या है, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड टू पैरेलल टू S। अब इस S के साथ पैरेलल में 6 ओम कनेक्ट किया गया है, तो द ब्रिज गेट्स बैलेंस द वैल्यू ऑफ SH। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया ऐसे में, तो इसमें S की वैल्यू पूछी है। तो उनको पता जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो लेफ्ट वाले रेजिस्टेंस का रेशो जो कि यहाँ पे आ रहा है 2/2 बराबर होगा राइट वाले रेजिस्टेंस का रेशो जो कि हो जाएगा 2 में, यहाँ S ना लेकर के S और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, जो कि हो जाएगा 6S में 6 + S। ठीक है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है अपन को कि 6S में 6 + S की वैल्यू आ गई 2। तो
तो ये आ गया 12 + 2s मीन्स 4s इक्वल टू 12। तो जो एस रेजिस्टेंस लगा रखा था उसकी वैल्यू रही होगी 3 ओम। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओम and its scale is graduated for a current up to 100 ampere. After an additional shunt has been connected to this ammeter, it becomes possible to measure current up to 750 ampere. The value of shunt पूछा है। बेसिकली सीधा सीधा सा सवाल ये है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिलेशन है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो उसकी वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के नाम से, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो हल्का सा मैं फिर भी क्विक रिकॉल करा देता हूँ कि मान लो एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस है G ओम, जो कि इस सवाल के लिए 13 ओम दे रखा है, और इसमें करंट जा सकता है मान लो IG जिसकी वैल्यू दे रखी है 100 एम्पियर। अब हम चाहते हैं कि इसकी रेंज बढ़ जाए, तो रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ज़्यादा करंट आई फ्लो कराना चाह रहे हैं। तो क्या किया जाता है, इसके लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस एस लगाया जाता है, शंट रेजिस्टेंस। क्लियर। अब जैसे गैल्वेनोमीटर में तो IG ही जाएगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर की कॉइल जो है वो IG को सेंड कर सकती है, बट बाकी जो एक्स्ट्रा करंट जो तुम लाना चाहते हो वो अब शंट से बाईपास कर दिया जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, अमीटर में। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों के लिए इनके अक्रॉस वोल्टेज जो है एस और जी के अक्रॉस वो सेम होगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी IG इंटू 1 + G/S। तो इस तरीके से अपन ने गैल्वेनोमीटर को एक लार्ज रेंज के एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको आई दे रखा है 750 एम्पियर, IG की वैल्यू है 100, 1 + G की वैल्यू है 13, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी हुई है। तो ये आ गया 7.5 इक्वल टू 1 + 13/S। तो 13/S इक्वल टू 6.5। तो S की वैल्यू आ गई 2 ओम। तो हमको 2 ओम जो है वो सीरीज में गैल्वेनोमीटर के शंट में लगाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए ज़रा। द सर्किट शोन द कंडक्टिंग वायर AB इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड B, द करंट इन दिस वायर विल फ्लो। कि बोला कि A और B को आपस में हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो करंट किधर फ्लो होगा। मैं वैल्यू ही निकालना सिखा देता हूँ कि AB में करंट कैसे निकालेंगे। तो देखो AB वायर के लिए अगर अपन बात करें तो इसका रेजिस्टेंस 0 है क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, और साथ में A और B दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा तो V भी 0 है। तो करंट की वैल्यू V/R से नहीं निकाल पाओगे, 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, KCL की मेथड की हेल्प लेने वाले हैं कि अपन इन दोनों A पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, दोनों फोरों में से करंट निकाल लेंगे, जितना भी उन दोनों में डिफरेंस होगा वो AB में से आया होगा या A से B की तरफ गया होगा। अब चेक करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ का पोटेंशियल X है तो B का पोटेंशियल भी X हो जाएगा। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, एक सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, बनान का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो ताकि X आसानी से कैलकुलेट हो जाए। ये बन गया 4 और 1 पैरेलल में हो जाएगा 4/5 ओम, और 4 और 3 पैरेलल में हो जाएगा हमारे पास 12/7 ओम। ये बैटरी लगी हुई है और अपन को यहाँ का X फाइंड करना है। ये 0, ये V। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करंट मान लो I1 आया और यहाँ से मैं मान लेता हूँ I2 आया, तो I1 और I2 का सम कितना हो जाएगा 0। I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, X माइनस, क्योंकि मैं I1 को X से जाता हुआ मान रहा हूँ तो X I पे रहा होगा, तो X माइनस V अपॉन में 4/5। I2 की वैल्यू हो जाएगी X माइनस 0 अपॉन में 12/7। एलसीएम लेते हैं 12, तो आ जाएगा हमारे पास 15x माइनस 15V प्लस 7x इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 22x इक्वल टू 15V। तो x की वैल्यू आ गई 15V/22। इतना जंक्शन का पोटेंशियल रहा होगा। बस अब सवाल सॉल्व हो गया। तो यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का 0, x की वैल्यू अपन को पता लग गई 15V/22। ठीक है, तो अपन साफ साफ कह सकते हैं कि V और 15V/22 में V ज़्यादा है, तो इधर से करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 4 के अक्रॉस कितना हो जाएगा
b माइनस 15b/22, तो ये आ जाएगा 7b/22। एक बार मैं कैलकुलेशन रीचेक कर लेता हूँ कि x की वैल्यू सही है ये क्या। दिस इज x माइनस b/, 4/5 ठीक है, 12/7। ओके, तो ये आ रहा है हमारे पास, सही आ रहा है। हाँ देखना जरा, तो ए 4 ओम पे, इस वाले पे 4 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v माइनस 15b/22 से 7b/22। तो इतना तो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इसके रेजिस्टेंस से भी अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इसमें करंट आ गया। तो इसमें इधर करंट आ रहा है, दैट इज 4 ओम में से इधर करंट आ रहा है 7b/88, ठीक है। सिमिलरली इस 4 ओम में से निकालते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 15b/22, यहाँ का 0, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस कर दो, तो इधर करंट जाएगा 15b/88। अब एक पॉइंट पे अगर तुम जंक्शन लो लगाओ तो क्या सबसे पता लग रहा है कि इधर से करंट आया 7b/88, इधर गया 15b/88, तो हमारे पास एक्स्ट्रा 9b/88 किधर से किधर आया होगा, बी से ए की तरफ, तभी तो जाके केसीएल वैलिड होगा। तो कितना आया होगा इधर से 9b/88 की, सॉरी 8b/15 में से 7 गया, 8b/88। तो इधर से 8b/88 करंट बी से ए की तरफ आया होगा, 7b/88 इधर से आया, तब जाके 4 ओम में इधर कितना गया होगा, दोनों का सम 15b/88। तो हमारे लिए केवल डायरेक्शन पूछी तो किधर से किधर हो जाएगी, बी से ए की तरफ। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ज़रूर नहीं है वैसे, आप इसी तरीके से सॉल्व करो, आप वी की कुछ वैल्यू मान लो, 12 वोल्ट 10 वोल्ट, और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अपन को तो यहाँ तो डायरेक्शन ही निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 2 cells having the same EMF are connected in series। हमारे पास 2 सेल हैं, EMF सेम है और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो सीरीज में अगर 2 सेल को कनेक्ट किया जाए तो इनका इक्विवेलेंट आर रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, R1 + R2, और इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा उनके लिए, E1 + E2। सेम पोलरिटी में तो ऐड हो जाएंगे, एक अगर अपोजिट में तो उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, इनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया, तो हमने क्या पाया, सेल्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, R1 ज़्यादा है, ठीक है। व्हेन द करंट सर्किट इज क्लोज्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0। क्या बोला है कि ये सेल था हमारे पास E का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब हमको इनकी पोलरिटी नहीं दे रखी है कि सेम है या अपोजिट है, मैं दोनों के लिए बात कर लेता हूँ। एक बार तो मैं इनको सेम पोलरिटी में मान लेता हूँ और एक बार इनको अपोजिट पोलरिटी में। इनको कैपिटल R से कनेक्ट किया है और बोला है कि जब इनको कनेक्ट किया तो फर्स्ट सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V जो है वो 0 आया। क्लियर। अब अगर ये अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट करते तो दोनों बैटरियाँ एक दूसरे को अपोज करती तो इसमें करंट ही नहीं आता। करंट ही नहीं आता तो हर सेल के अक्रॉस उनके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर, हर सेल के अक्रॉस उसके EMF के बराबर टर्मिनल वोल्टेज होता। पहले के अक्रॉस भी E, दूसरे के अक्रॉस भी E, तो पहले वाले के अक्रॉस V जो है वो 0 हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों को सेम पोलरिटी में कनेक्ट किया गया होगा। तो ऐसे में करंट कितना आएगा, E अपॉन में R इक्विवेलेंट R1 + R2 + कैपिटल R, 2E अपॉन में टोटल करंट, क्योंकि दोनों सपोर्टिव रहे होंगे। अब आपसे पूछा ऐसी कंडीशन में पहले सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 0 है, ठीक क्लियर। तो एक डिस्चार्जिंग सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज होता है, उसके लिए उसका EMF माइनस IR, इसको 0 करना है। तो आपसे कैपिटल R की वैल्यू पूछिए, बस रख दो यहाँ से। तो E माइनस I की वैल्यू है 2E अपॉन में R + R1 + R2 इंटू R1 बराबर 0। तो यहाँ से R + R1 + R2 LCM आ गया, तो ये बन जाएगा, E कॉमन आके गया 0 में, माइनस 2R1 बराबर 0। तो ये वैल्यू आ गई R + R2 माइनस R1 = 0। तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई R1 - R2, और आपको बोला भी है कि R1 ज़्यादा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी है। तो ये आंसर आएगा कैपिटल R का, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 8 ohm रजिस्टर इन द सर्किट shown here is 2 watt. द पावर डिसिपेटेड इन watt यूनिट अक्रॉस द 3 ohm। अब देखो 8 वोल्ट में हमारे पास कितनी पावर है, ये दे रखी है, 3 ohm पावर पूछी है। तो
तो क्या करते हैं अपन 8 वोल्ट के लिए लिखते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ 8 वोल्ट के क्रॉस वोल्टेज है V, तो इसमें पावर हो जाएगी V²/R जो कि दे रखी है हमको 2 वोल्ट। तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई 16√4 वोल्ट। क्लियर। अब इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है, तो 1 और 3 के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी कितना आएगा 4 वोल्ट। तो इसमें करंट पता लग गया हमको V/R इक्वलेंट से 1 एम्पियर। अब इसमें अगर 1 एम्पियर का हमारे पास करंट गया तो 3 ओम में पावर कितनी हो जाएगी, I²R लगा दो, तो 3 वोल्ट की पावर जो है वो 3 ओम में कंज्यूम हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। देखो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ मतलब KCL चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और किरचॉफ का सेकंड लॉ मतलब KVL हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो दोनों एनर्जी कंजर्वेशन पे नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे है, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, सही बात है। दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, उल्टा दे रखा है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बैटरीज, वन ऑफ EMF 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ये दे रखी है बैटरी। अदर ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड एज सोन, द वोल्ट मीटर वी विल रिकॉर्ड। कुछ नहीं बोला जाए तो वोल्ट मीटर को आइडियल मानना है। तो अगर किसी वोल्ट मीटर को, आइडियल वोल्ट मीटर को किसी सेल के क्रॉस अगर लगाया जाए, तो वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस होता है इन्फाइनाइट, तो ऐसे में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो वोल्ट मीटर सीधा इसका EMF मेजर करेगा आइडियल केस में। मतलब अगर मैं पूरे इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड कर दूं तो वही हमारे पास रीडिंग हो जाएगी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला है, उम्मीद है सबको पता ही होगा। क्या होता है हमारे पास कि अगर ये E1 R1 ऐसी बहुत सारी बैटरी अगर पैरेलल में लगी हुई हैं तो उनके लिए इक्विवेलेंट E फाइंड करना है और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए तो बिल्कुल वही फार्मूला लग जाएगा हमारे पास जैसा रेजिस्टेंस का होता है पैरेलल में। और इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू कितनी आती है, E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक बैटरी का ये, और अगर इनमें से कोई भी एक बैटरी अपोजिट पोलैरिटी की हो जाए तो उसके EMF को, केवल EMF को माइनस ले लेते हैं। यहाँ फिलहाल सवाल में दोनों के दोनों बैटरी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और सेम पोलैरिटी में, तो उनके लिए E इक्विवेलेंट की वैल्यू और R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं। केवल हमसे EMF पूछा तो किसी E इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं बस, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो E इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगी। तो E इक्विवेलेंट निकालते हैं जरा, क्या हो जाएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो गया हमारे पास 9 + 12 अपॉन में 3/2, तो ये आ गया 21 × 2/3 से 14 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर 14 वोल्ट की रीडिंग देगा। ध्यान देना, यहीं पे अगर वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दे दिया जाता तब इसमें करंट आता, तो वोल्ट मीटर अब टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता, ना कि EMF। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट I कितनी होगी। ये एक वीडियो ब्रिज दिखा रखा है, इसमें करंट की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि जो ब्रिज है वो बैलेंस है या नहीं। तो देखना, लेफ्ट वाली आर्म्स का रेशो कितना है, 4/6 से 2/3। राइट वाली आर्म्स का भी रेशो 2/3, मतलब बीटा स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस है। और अगर ये बैलेंस कंडीशन में तो ब्रिज आर्म को रिमूव किया जा सकता है। तो ऊपर हो गया हमारे पास 6 ओम, नीचे हो गया 9 ओम, और यहाँ से करंट पूछा हुआ है। तो पहले तो R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 18/5 ओम। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी V/R इक्विवेलेंट 5B/18। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a wire of uniform cross section A, length L and resistance R is bent into a complete circle, the resistance between two of diametrically opposite point कितना होगा। क्या बोला, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R था, अब हमने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है। अब इसके दो डायमीटर के अलोंग हमने पॉइंट ले लिए, तो ऊपर वाला वायर अपने आप में एक
आधी लेंथ मतलब R/2 का रेजिस्टेंस, नीचे वाला भी आधी लेंथ मतलब R/2 का रेजिस्टेंस, और दोनों पैरेलल में आ गए तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा टोटल का। अब R और R को अगर पैरेलल में लगाते हैं तो R इक्विवेलेंट आता है R/2, R/2 को पैरेलल में लगाएंगे तो कितना आएगा R/4। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, अ 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वॉट, द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज कितना होगा। देखो फ्यूज कैसे काम करता है कि एक फ्यूज वायर, इसका कुछ रेजिस्टेंस है R। अब इसमें इसकी करंट डिफाइन की जाती है कि मान लो इसमें मैक्सिमम करंट I0 जा सकता है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी I0² इंटू R। ठीक है, जब इतनी पावर इसमें चले जाएगा तो ये मेल्ट होके, ये हमारे पास गर्म होके मेल्ट हो जाएगा और ये सर्किट को ओपन कर देगा और शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है हमारे पास सर्किट का। अब सवाल में सब कुछ दे रखा है, बोल रखा है उसमें करंट जो है हमारे पास जब 5 एम्पियर जाता है तो 1 वॉट की पावर जनरेट होती है। R पूछा हुआ है तो R की वैल्यू आ गई 1/25 ओम, या बोल दो कितना हो गया हमारे पास 0.04 ओम। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो उम्मीद है सबको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो पूरी की पूरी PYQ सीरीज़ थी वो अच्छे से समझ आ गई होगी, आप सबको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ, तब तक सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को गुड लक, थैंक यू।